नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। क्या होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और हमारे को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। मुझे लगा इस पर हमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली होती क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और अगर ये वाकई में शेयर मार्केट में वर्क करती है तो कैसे वर्क करती है, राइट। तो पावर कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो हम पहले भी अपने एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जो हम मिडिल स्कूल के टाइम पर जो पढ़ते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसी को जो है वो कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट में बोला जाता है। मतलब वही यहाँ पर भी यूज होता है। क्या होता है वो फॉर्मूले में, बेसिकली होता है क्या है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पर अगर आप कोई इंटरेस्ट अर्न करते हैं, कोई इनकम अर्न करते हैं, वो इनकम वापस से री इन्वेस्ट हो जाती है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका प्रिंसिपल जो है वो इन्वेस्टेड होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो पहले इन्वेस्ट हुआ और उस पर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला, राइट। उसके बाद फिर जो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ फिर ये हो गया, फिर और फिर ये वाला इंटरेस्ट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इससे होता क्या है कि जो ये इंटरेस्ट का पोर्शन है, ये इंटरेस्ट का पोर्शन भी आपका को इंटरेस्ट देता है। दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो आप इनकम अर्न कर रहे हो वो भी अपने आप में इनकम अर्न करने लगती है। दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली, राइट। अब इसको शेयर मार्केट में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे उस पर भी आते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो हमें ध्यान रखना है। देखिए वो क्या था कि इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड। याद रखिए शब्द, इट इज री इन्वेस्टेड इन टू द सेम इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो री इन्वेस्ट हो गया। होता क्या है, एफडीआर जब हम बनाते हैं, एफडीआर के केस में देखिए इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें री इन्वेस्ट होता रहता है, राइट। अब वो री इन्वेस्ट होता रहता है ऑटोमेटिकली, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इसलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कंपाउंडिंग के लिए काम आएगा वो है कि जो भी मेरे को अपने इन्वेस्टमेंट पे इसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट। तो जो भी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर जो भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट फिर से री इन्वेस्ट होगा उसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या है, ड्यूरेशन। पहली चीज तो हमें पता लगी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ द इनकम। दूसरा इसमें होता है ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपने जो ये इन्वेस्टमेंट करी है ये कितने ड्यूरेशन की है, कितने सालों तक के लिए है, राइट। इन दोनों पॉइंट को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। इनफैक्ट अगर मैं आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूले के जो वेरिएबल्स हैं उनकी बात बताऊं, तो एक तो प्रिंसिपल ही होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक टाइम होता है, राइट। और ये प्रिंसिपल जो है वो जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, और इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा वो और भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। जितना ज्यादा टाइम होगा वो एक्चुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो मैजिक है वो प्ले करता है। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपने 1 CR को इन्वेस्ट किया 8% पर सिर्फ 2 साल के लिए। यहां कोई खास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, देयर इज नो मैजिक विल हैपन, राइट। लेकिन अगर सपोज करो आपने 1 CR के बदले सिर्फ 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, और मैं तो कह रहा हूँ 7% पर ही इन्वेस्ट करे, लेकिन 20 साल के लिए इन्वेस्ट करे। चलो 20 साल इमीडिएटली कंपैरेटिव में ज्यादा हो गया, तो मान लें कि अगर वो हम से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ड्यूरेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो री इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो जितना ज्यादा, मतलब देखो प्रिंसिपल तो जितने साल के लिए आपने किया, जो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना आपका इंटरेस्ट, वो भी, या जो इनकम, वो भी मैटर करता है। तो जितना लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे, या जितने लंबे पीरियड का आपने इन्वेस्टमेंट कोई क्राइटेरिया पिक किया होगा, वो मैटर करता है, और वो ही है ड्यूरेशन। तो
और शेयर मार्केट में हम हमेशा बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लंबे ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट्स करें, राइट। तो अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, स्टॉक मार्केट के साथ अगर मैं एनालॉजी क्रिएट करता हूँ तो कैसे होगा। तो देखिए, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने शेयर मार्केट में कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अब उससे क्या होगा, उससे आपकी इनकम जनरेट होगी। अब देखो इनकम कौन सी जनरेट होगी यहाँ पर, एक तो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी, आई मीन एनुअल इनकम जनरेट होगी डिविडेंड के रूप में, राइट। और दूसरा होगा कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, एक डिविडेंड मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन तो होता ही होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी 100 रुपए की, और जब आप बेचने गए तो वो 120 रुपए का है, 130 रुपए का है, 150 रुपए का है, होने को वो 80 रुपए का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हम उसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन तो एक चीज हो गई। इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा अभी इस पॉइंट पर वो होगा डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड एक फैक्टर है। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, देखिए, पहला कि क्या हम वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से तो कुछ होता ही नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं तो वेल्थ जनरेशन कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही होते हैं, राइट। उस पर हम कभी एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। अभी हम ये डिस्कस करते हैं तो क्या हम वाकई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शायद नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन जो है वो 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का नहीं है। देखो, अगर आपने कंपाउंडिंग का मैजिक लेना है तो आपका ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए। अब वो लंबे की कोई डेफिनेशन नहीं है, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, ये आपका जो है वो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो क्या है कि क्या हम अपना डिविडेंड, तो यानी हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तो सोचते ही नहीं है, राइट। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या वाकई में जो डिविडेंड पे, क्या वाकई में पहले तो हम जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो कुछ डिविडेंड देती है, पहली चीज। और वाकई में अगर वो कुछ डिविडेंड देती है तो क्या मैं उसको री इन्वेस्ट कर पाता हूँ अपने 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 इन्वेस्टमेंट में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में? तो नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपाउंडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, योर इंटरेस्ट इज ऑल्सो अर्निंग सम इंटरेस्ट, योर इनकम इज ऑल्सो जनरेटिंग सम एडिशनल इनकम, राइट। अगर मेरे को कंपनी ने डिविडेंड दिया और मैंने वो डिविडेंड खर्च कर दिया या कुछ भी किया, लेकिन मैंने उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं किया सेम इन्वेस्टमेंट में, राइट। सेम इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर मैंने कोई एक शेयर परचेज किया है तो उसी शेयर में मैंने उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट नहीं किया अगर, तो मैं तो कंपाउंडिंग वाले कॉन्सेप्ट में फॉल ही नहीं करता हूं, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो है तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग में क्या आता है, वो आता है कि मेरा री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखिए, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ना होने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता हमें डिविडेंड मिला। कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने जाता है तो जब वो अपना 26 एस फॉर्म देखता है या उनके जो भी कंसल्टेंट हैं वो बताते हैं आपको पूरे साल में इतना डिविडेंड मिला, राइट। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू का डिविडेंड नहीं मिल रहा होता। हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है बेस्ड ऑन द कैपिटल वो इतनी तो होती नहीं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड के अमाउंट मिलते हैं और वो अमाउंट कब हमारे अकाउंट में आ जाते हैं हमें पता ही नहीं लगते। तो ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन, मान लीजिए मैं बहुत एक्टिवली अपने डिविडेंड्स को ट्रैक करता हूं तो भी मैं इतना डिविडेंड नहीं जनरेट कर पाता हूं कि मैं उसको री इन्वेस्ट कर पाऊं उसी, मतलब मान लीजिए आपने कोई 50 रुपए का शेयर लिया है तो उसका डिविडेंड इतना नहीं आएगा कि आप वापस से बहुत सारे शेयर ले लेंगे 50 रुपए वाले, राइट। या आपने 5,000 रुपए का शेयर लिया है तो अगेन इतना डिविडेंड नहीं देगी कंपनी की आप फिर से उसको री इन्वेस्ट कर पाए। तो यानी फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट बन जाता है। मतलब शेयर तो है 5,000 का, आपको डिविडेंड मिला 100, 200, 300, 400 रुपए का, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो अगर मैं इन दोनों बातों को बात करूं, इन दोनों बातों के मद्देनजर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तो हम डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि डिविडेंड हमारे को मिला भी, राइट। और दूसरा, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तो हमें पता ही नहीं है। हमारे को ये लगता है कि जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हमारे इन्वेस्ट करने के इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल हमारे को हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाना चाहिए या फिर हमारा शेयर बढ़ के बिक जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे में तो कैपिटल जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल काम नहीं करता। और अगर ऐसे देखें तो काम कर भी नहीं रहा है, क्योंकि ना री इन्वेस्टमेंट है और ना ही ड्यूरेशन है।
तो फिर ऐसे में कहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग हेल्प करती है? देखिए, मैं आपको एक ना डिफरेंट सा एक कोई कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं अपने हिसाब से पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं क्रिएट कर सकता। अब मैंने आपको रीजन बता दिए, राइट? तो फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगता है? हाँ, देखिए लगता तो है, पर कैसे लगता है वो हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब सपोज करिए मेरी एक जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिविटी है, वो है कि मैं अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं करता। वो मेरे हाथ में नहीं है, राइट? मेरे हाथ में दो वजह से नहीं है, मैंने आपको बताया। या तो मुझे पता ही नहीं लगता, अगर मैं ट्रैक भी करता हूं तो मेरा वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता कि मैं उसको री इन्वेस्ट कर पाऊं, राइट? मतलब उसी शेयर में तो कम से कम री इन्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट? अब बात आती है तो फिर कैसे? अब दूसरा तरीका भी है कि इनडायरेक्ट वे ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी है। वो क्या है? देखिए, अगर आप कोई एक कंपनी को किसी एक कंपनी का शेयर, जैसे हमने बात करी, आपने सपोज कंपनी ए का शेयर परचेज किया, राइट? ये वेल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है, अच्छी कंपनी है और बहुत ही स्टेबल कंपनी है, बहुत स्टेबल ग्रोथ दे रही है बहुत समय से, राइट? तो उस केस में क्या होगा? कंपनी भी अपनी इनकम जनरेट करती है, कंपनी साल दर साल प्रॉफिट कमाती है, ये आपको पता लगता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है, और साथ ही साथ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी पता लगता है। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि मेरी जो कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो एक्चुअली प्रॉफिट कमा रही है, राइट? अब क्या होता है कि वो कंपनी दो तरह से अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है, मतलब दो तरह से उस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करती है। या तो वो उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट देती है, या फिर वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है अपने ही बिजनेस में, राइट? इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन मेकिंग। ये कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कभी हम इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट ये कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट हमारे लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डिविडेंड डिसीजन ये देखा जाए कि कंपनी किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, या एकेडमिक पर्पजेस के लिए अगर आपने डिविडेंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिए वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो एग्जैक्टली कंपनी के दिमाग में क्या आता है। कंपनी के दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि क्या मैं इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके जो मैं परसेंटेज, जो भी मैं अपनी ग्रोथ पिक्चर है, उस ग्रोथ पिक्चर में और कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। कंपनी के दिमाग में आता है हाँ, तो वो डिविडेंड नहीं देगी। अगर कंपनी को लगता है, यानी ये एक तरीके का डिविडेंड डिसीजन हो गया, अगर कंपनी को लगता है कि आज मेरे पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है जहां पर मैं अपने इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करूं और मुझे बेहतर रिटर्न्स मिल पाए, तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं? डिविडेंड पे कर देती हैं। ऐसा हमने एक और वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि कई बार जो डिविडेंड इसलिए भी कंपनी पे करती है कि कंपनी के पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती जहां पर कि कंपनी री इन्वेस्ट करे और उसको कुछ ग्रोथ मिल जाए, राइट? लेकिन सिर्फ इन्हीं वजहों से डिविडेंड नहीं दिया जाता। कई बार एज अ शेयर होल्डर मेरी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मुझे डिविडेंड मिले, तो फिर कंपनी एक बैलेंस क्रिएट करती है, थोड़ा डिविडेंड दे दिया, थोड़ा री इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट? अब जो कंपनी ये री इन्वेस्टमेंट कर रही है, अब याद रखिए, एक कंपनी अगर 12% के हिसाब से ग्रो कर रही है, अगर वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करेगी तो डेफिनेटली मेरा ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो और इंक्रीज होगी और कॉन्फिडेंस आएगा शेयर होल्डर्स को, राइट? तो क्या होगा कि साल दर साल अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या माइंडफुली इन्वेस्ट करते हुए, री इन्वेस्ट करते हुए चलती है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाती है। तो हम उनको बोलते हैं ग्रोथ कंपनीज, राइट? यानी वो कंपनी ग्रो कर रही है और हम जैसे उनके पास और पैसे आते हैं तो वो उसको और वो फिर से री इन्वेस्ट करती है। अब री इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, कभी इस पर भी हम कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वो अगेन वो कॉर्पोरेट या एकेडमिक पर्पसेस के लिए तो डेफिनेट है, लेकिन हाँ, हमें पता होना चाहिए कि हाँ, कि कंपनी री इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी करती है। वो ऑर्गेनिक री इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो इनऑर्गेनिक री इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट? तो ऑल इन ऑल पॉइंट सिर्फ ये है कि कंपनी ये ध्यान करती है कि कैसे वो जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करे और फिर उससे इनकम कमाए। तो अगर आप ध्यान दें, कंपनी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी और उससे कुछ प्रॉफिट कमाया और फिर उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया फर्दर प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये भी एक तरीके की कंपाउंडिंग है, राइट? और यही इनडायरेक्ट कंपाउंडिंग है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। याद रखिए, मैं अपने हमेशा अक्सर मैं ये शेयर करता हूं कि अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदें, पेनी शेयर से दूर रहें।
और ऐसे शेयर्स खरीदें जो वाकई में जिन्होंने मतलब अच्छी कंपनीज के पीछे जाएं, राइट। चाहे वो नया बिजनेस ही क्यों ना हो। मैं एक बार के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि नए बिजनेस में ना जाएं, कि अगर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड तो यानी किसी पुराने बिजनेस का ही होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कंपनीज में जाएं जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट जनरेट कर पाएं, जो उनका ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट में और चार चांद लगा पाएं। इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए। यही एक सिंपल तरीका है आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने का। उस केस में क्या होगा, आपने तो सिर्फ उस एक कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया, राइट, और उस कंपनी ने मेहनत करके प्रॉफिट कमाया और फिर उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया, फिर और मेहनत करी और प्रॉफिट कमाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगेन मैंने जैसा आपको बोला कि ये जो मैजिक है ये आपके लिए भी 1-2-3 साल के लिए में काम नहीं करेगा, कंपनी के लिए भी ये 1-2-3-4 साल में काम नहीं करेगा। ये इट टेक्स टाइम। और इसीलिए बोलते हैं, कभी हम इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, कभी हम सेक्टर रोटेशंस पर भी बात करेंगे। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं फॉर वेल्थ जनरेशन। याद रखिए, वेल्थ जनरेशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे अगर आपने वाकई में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है तो वो आपको ऐसी कंपनीज में री इन्वेस्टमेंट करके दिखेगा जो बहुत सीरियस लेते हैं अपने बिजनेस को, जो बहुत सीरियस लेते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और उसी हिसाब से अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट जनरेट करते हैं और शेयर होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम कर सकते हैं। याद रखिए, हमने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई, हमने बोला कि अगर शेयर प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कम है या ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आपने फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करना है। मतलब अगर मार्केट प्राइस मेरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे कम है तो मेरे को वो शेयर परचेज करना चाहिए, एंड ऑन द रिवर्स अगर मेरी जो मेरी मार्केट प्राइस है वो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो मेरे पास अगर वो शेयर है तो एग्जिट करना है, वरना उस शेयर से दूरी बनानी है। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस में हमने आपसे डिस्कस किया कि कैसे आप चार्ट के बेसिस से अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं किसी शेयर। इन दोनों में हमने कहीं पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को अभी तक डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू ही री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम से होता है, जो कि आम तौर पर हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड्स में देखा जाता है। जो SIPs या म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ग्रोथ टारगेट करते हैं, वहां पर क्या होता है, उन म्यूचुअल फंड्स में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी इनकम वो कमाएंगे वो री इन्वेस्ट कर देंगे। याद रखिएगा, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बिल्कुल नहीं आएगा। अगर इनकम री इन्वेस्ट होगी तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आएगा, चाहे वो री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर कंपनीज अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करें, तो ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भले ही हम डायरेक्टली अपने लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर हम अच्छी कंपनी में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ही हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक को देख पाते हैं। आई होप वी मेड सेंस। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। एंजॉय, बाय।